दोस्तों, आए दिन न्यूज में सुनते हैं ईडी ने छापा मारा, ईडी ने प्रॉपर्टी अटैच कर ली, ईडी ने अरेस्ट किया। लेकिन क्या आप जानते हैं ईडी असल में होती क्या है? उसके पास इतनी पावर कहां से आती है? और अगर कल आपके घर ईडी का नोटिस आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे, सरल, सच्ची और कानूनी भाषा में। मैं हूं राजेश सिंह और आप देख रहे हैं जीनियस लॉ इंडिया, जहां कानून की बात आम इंसान की जुबान में होती है। तो सबसे पहले समझते हैं ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या चीज, जो हमेशा न्यूज में रहती है। ईडी एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यानी एक ऐसी सरकारी संस्था जो पैसों से जुड़े बड़े बड़े अपराधों की जांच करती है। यह भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और देश के सभी बड़े शहरों में इसके रीजनल ऑफिस है। अब सवाल यह है, ईडी सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम्स ही क्यों देखती है? क्योंकि भारत में अलग अलग एजेंसीज अलग अलग क्राइम्स देखती है। सीबीआई देखती है करप्शन और सीरियस क्रिमिनल केसेस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखती है टैक्स चोरी। ईडी देखती है मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन। तो ईडी का काम है काले धन को ट्रैक करना, उसे अटैच करना और दोषी लोगों को कोर्ट के सामने लाना या पेश करना, प्रस्तुत करना। ईडी की सारी पावर्स दो मुख्य कानूनों से आती है। पहला कानून है पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। यह सबसे महत्वपूर्ण लॉ है जिसके तहत ईडी काम करती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है क्राइम से कमाया हुआ पैसा अलग अलग तरीकों से लीगल दिखाना, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग से आया पैसा प्रॉपर्टी में लगाना, शेयर कंपनी में छुपाना, यही मनी लॉन्ड्रिंग है। पीएमएलए के तहत ईडी को मिलती है ये पावर्स: किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करने का अधिकार, यानी उसे बेचने से रोकना, किसी भी व्यक्ति को समन करने या समन करके पूछताछ करने का अधिकार, पीएमएलए के स्पेसिफिक कंडीशंस में अरेस्ट करने का अधिकार, स्पेशल पीएमएलए कोर्ट्स में केस चलाने का अधिकार। और दूसरा कानून आपका है फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। यह लॉ फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े वायलेशंस के लिए है। अगर कोई बिना परमिशन के विदेश में पैसा ट्रांसफर करता है, हवाला ट्रांजैक्शंस करता है या फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स के को तोड़ता है, तो ईडी फेमा के तहत केस कर सकती है। एक जरूरी अंतर समझिए, फेमा में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होता। यहां ज्यादातर सिविल पेनाल्टीज का मामला होता है, यानी जेल नहीं, जुर्माना लगता है, फाइन लगता है। अब समझते हैं ईडी एक्चुअली काम कैसे करती है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में समझते हैं ईसीआईआर यानी इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, ईडी उसी तरह ईसीआईआर फाइल करती है। लेकिन ध्यान रखें, ईसीआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। इसका मतलब यह है कि एक्यूज्ड को भी ईसीआईआर की कॉपी देने की कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ईडी पर नहीं होती। यह एक ऐसा प्रोविजन है जो कोर्ट्स में कई बार डिस्कस हो चुके हैं। अब समझते हैं ईसीआर के बाद ईडी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। बैंक अकाउंट खंगालना, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स देखना, विटनेसेस को समन्स करना, डॉक्यूमेंट्स मांगना। और तीसरी बात है या तीसरा स्टेप हम समझते हैं, ईडी को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी
प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से खरीदी गई है, यानी क्राइम के पैसों से, तो वो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर निकाल सकती है। इसका मतलब आप वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। टेम्पोरली या अटैचमेंट पहले 180 दिन तक रहती है और फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने कंफर्म करवानी पड़ती है। चौथा स्टेप में अगर ईडी को लगता है कि कोई व्यक्ति पीएमएलए के तहत दोषी है और उसे अरेस्ट करना आवश्यक है, तो वो अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अरेस्ट के बाद 24 आवर्स के अंदर स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के सामने पेश करना मैंडेटरी है, जरूरी है। पांचवा पॉइंट है प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट। सीबीआई की चार्जशीट की तरह ईडी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल करती है स्पेशल कोर्ट में जहां ट्रायल होता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, अगर आपको ईडी का नोटिस मिले तो क्या करेंगे? पहली बात, नोटिस बहुत ही ध्यान से पढ़ें। नोटिस में लिखा होगा कि आपको कब, कहां और क्यों बुलाया जा रहा है। यह पीएमएलए सेक्शन 50 के तहत समन्स हो सकता है। दूसरी बात, एडवोकेट से मिले तुरंत ईडी के नोटिस का जवाब देना या पूछताछ में पार्टिसिपेट करना, यह एक लीगल प्रोसेस है। बिना एडवोकेट के कुछ भी मत बोले, मत लिख के दें। और तीसरी बात, समन इग्नोर मत करें। पीएमएलए सेक्शन 50 के तहत ईडी के समन का जवाब देना जरूरी है। अगर आप बिना रीजनेबल एक्सक्यूज के नहीं जाते हैं तो यह अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। चौथी बात, अपने राइट्स को जानें। पूछताछ के ड्यूरिंग आपको यह अधिकार है कि आप क्लियरली समझें कि आप पर क्या एलिगेशंस है। अपना स्टेटमेंट देने से पहले सोचें और एडवोकेट की सलाह जरूर लें। और पांचवी बात, प्रॉपर्टी अटैच हो तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने जाएं, वहां एपीआर हो। प्रोविजनल अटैचमेंट के खिलाफ आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। यहां यह फैसला आने के बाद पीएमएलए एपेलेट ट्राइब्यूनल में अपील भी हो सकती है। और आखिर में एक जरूरी बात, ईडी बहुत पावरफुल एजेंसी है, लेकिन इसके पास भी लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशंस, ईडी तभी केस कर सकती है जब कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस पहले से रजिस्टर्ड हो, यानी पुलिस, सीबीआई या किसी और एजेंसी ने पहले से एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज की हो। बिना उस प्रीजुडिकेट ऑफेंस के ईडी अकेले कोई नया क्रिमिनल केस नहीं बना सकती। दूसरी लिमिटेशंस, कोर्ट्स का ओवरसाइट रहता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ईडी को पावर्स पर कई बार रेस्ट्रिक्शन लगाई है। तीसरी बात, पीएमएलए में बेल कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट है। इसे ट्विन टेस्ट कहते हैं, जिसमें एक्यूज्ड को यह साबित करना होता है कि वो दोषी नहीं है और दोबारा क्राइम नहीं करेगा। यह एक कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस है जो सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस हो चुकी है। अगर अरेस्ट इलीगल निकले तो ट्विन टेस्ट अप्लाई नहीं होगी। तो एक कॉमन नागरिक के लिए, सिटीजन्स के लिए मैसेज यह है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑनेस्टली करें, रिकॉर्ड्स रखें, और अगर कभी ईडी का नोटिस आए तुरंत क्वालिफाइड एडवोकेट से मिले। तो दोस्तों, आज हमने समझा ईडी क्या है, कैसे काम करती है देश में, पीएमएलए और फेमा क्या है, और अगर कभी नोटिस आए तो क्या करना चाहिए। यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें यह जानकारी चाहिए या यूजफुल हो सकता है उनके लिए, और सब्सक्राइब जरूर करें जीनियस लॉ इंडिया को।
क्योंकि यहाँ आपको मिलती है अपने कानून की सच्ची, सरल और सही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।